गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो अबाउट नॉर्थ सेट के बाद आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं अबाउट नॉर्थ सेट, क्या होता है, उसके बाद क्या करना है, कितना सिलेबस है, कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो बहुत 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 सारे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके जितने भी डाउट है, भी आपकी क्वेरी है, वो सारे मैं क्लियर कर दूँ। तो या आई होप इस वीडियो में आपको जितने भी आपके डाउट है वो सब क्लियर हो जाए अबाउट नॉर्थ सेट ये सब। और तो बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब के साथ शेयर करो। और बाय द वे, माय न्यू हेयर कट मैं करना कुछ और चाहती थी और कुछ और हो गया है, बट कोई बात नहीं, तो भी नया लुक भी करना चाहिए। सो ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले ही बता देती हूँ, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं लगभग सबके सेम क्वेश्चंस है, रिपीट क्वेश्चंस है। तो ऐसा मत बोलना कोई कि मेरा क्वेश्चन रिपीट नहीं है, क्योंकि उनका क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हो गया होगा। तो या सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अभिलाषा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अभिलिप्सा। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू उन सब के लिए जिनका ये कॉन्ग्रेचुलेशन आया है। सबने सेम क्वेश्चन पूछा है तो वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो थैंक यू सो मच। तो उसका क्वेश्चन है, यू आर माई फेवरेट एंड इंस्पिरेशन, थैंक यू, एंड प्लीज टेल मी अबाउट नॉर्थ सेट इन डिटेल, व्हेन शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग, हाउ टू मैनेज टाइम एंड विच बुक इज इम्पॉर्टेंट। सो बुक के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, जब उसी वीडियो में बता दिया था कि मैंने किस बुक से पढ़ा है और क्या बुक्स इंपॉर्टेंट होती है। सो फर्स्टली मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने भी उसी से पढ़ा है, पी.आर. यादव से। पी.आर. यादव में जितने भी क्वेश्चन सब बेसिक से स्टार्ट है। जब आप नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो पी.आर. यादव में ऐसी था, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन दे रखे थे। तो अगर आप पी.आर. यादव को 3-4 बार, 5-6 बार, जितना भी हो सके, जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, उतना आपका रिटेन होगा। तो फर्स्टली पी.आर. यादव, सेकंड आप टारगेट हाई भी पढ़ सकते हो, और आपको अगर टाइम है आपके पास तो आप टारगेट हाई भी पढ़ सकते हो। टारगेट हाई को भी आपको 5-6 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट बार पढ़ने से कुछ रिटेन नहीं होता है दिमाग में। उसके बाद आप पढ़ सकते हो सॉन्डर्स के, जैसे मैंने पढ़ा था, मैंने पी.आर. यादव और सॉन्डर्स ही पढ़ा था। और पी.आर. यादव मेरी 2 बार तक रिपीट हुई, मतलब 2 भी पूरी नहीं हुई। और सॉन्डर्स भी मेरी मतलब 1 बार हो गई थी, और दूसरी बार मतलब वो क्वेश्चंस रिपीट चल रहे थे। पी.आर. यादव, टारगेट हाई एंड सॉन्डर्स आपको पढ़ने हैं, वो आपके लिए नॉर्थ सेट के लिए बहुत अच्छी बुक है सारी। और उसके बाद कि आप कैसे टाइम मैनेज करते थे। मैंने बीएससी के बाद जॉब थी, प्राइवेट जॉब हम कर सकते थे, बट मैंने सोचा कि क्योंकि कुछ ही टाइम था, हमारे मार्च में पेपर हो गए थे, तो अप्रैल से हमारा सितंबर जब एग्ज़ाम था तो बस 5 महीने रह रखे थे। तो 5 महीने बहुत कम होते हैं, मतलब पता भी नहीं चलता। और जैसे हमने कोचिंग ज्वाइन की तो हमें भी पता नहीं चला वो 5 महीने कब निकले। तो मैंने सोचा कि कोचिंग कर लेती हूँ, अच्छे से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी फ्रेश हम 4th ईयर से पास आउट हुए थे। अगर आप जॉब करो तो जॉब के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, जॉब के साथ आपको टाइम मैनेज करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जॉब के साथ आप ये स्टडी और जॉब को अलग अलग बांट देते हो, बट मैंने चाहती थी तो मैंने सिर्फ कोचिंग ली और बस पढ़ाई में फोकस किया। तो या टाइम मैनेजमेंट वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप जॉब के साथ हो तो आपका कुछ और मैनेजमेंट होता है टाइम का, और जैसे हमने कोचिंग ज्वाइन की तो उसका कुछ और मैनेजमेंट होता है। खैर, आप जिस कोचिंग में जाओगे वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो या और फिर इसी में इंक्लूड है कि हम कब से नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो मेरे पास फर्स्ट ईयर वालों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम अभी से स्टार्ट कर दें, अभी से स्टार्ट कर दें, अभी से स्टार्ट कर दें। तो अभी तो फर्स्ट ईयर में आए हो, जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो बहुत सारा सिलेबस होता है फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए। तो पहले आप फर्स्ट ईयर पढ़ो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ो, आप थर्ड फोर्थ ईयर में स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कवर कर लेते हो। फर्स्ट ईयर में तो ऐसा है कि आप फ्रेश आए हो बीएससी में, आपको तब अब पता चलेगा फर्स्ट ईयर में कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। तो आप पहले अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फोकस करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो, बुक ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। कॉलेज टाइम पे आपके पास ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं होता है कोचिंग ज्वाइन करने का, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो उस टाइम पे। फिर फोर्थ ईयर के बाद आप पे डिपेंड होता है कि आप ऑनलाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन करना चाहते हो। और अबाउट नॉर्थ सेट डिटेल में, तो नॉर्थ सेट होता है हमारा पूरा ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, और ये हर साल आता है। मतलब 2020 से नॉर्थ सेट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उससे पहले जो एम्स जितने भी अपने इंस्टीट्यूट है वो अलग अलग पेपर कराते थे, या 2-3 एम्स कंबाइंड होकर एक पेपर कराते थे। बट 2020 में नॉर्थ सेट स्टार्ट हुआ है। और एम्स एमएससी का भी होता है, तो वो भी ऑल इंडिया लेवल पे होता है, तो ये भी ऑल इंडिया लेवल पे होता है। आप जैसे ही नॉर्थ सेट क्वालिफाई करते हो तो उसमें आपकी एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपकी जॉब लगती है। और या क्वेश्चन
is, hey Kanika, first of all, congratulations on your achievement. Thank you so much. और please share your strategy. मेरा मुंह आपको पता ही है. Please share your strategy, daily schedule, notes preparation and which test series did you join? Is coaching necessary? So मेरी strategy ऐसे कुछ नहीं थी, बट ये था कि हाँ, हमने पहले से सोच लिया था कि कोचिंग ज्वाइन करनी है, ऑफलाइन ज्वाइन करनी है. सब जगह से अच्छे रिव्यू आ रहे थे उस कोचिंग के बारे में. सो जो कोचिंग मैंने जहाँ से ली है वो है एक इंस्टीट्यूट जो है अभी देहरादून में, पटेल नगर में. बहुत सारे बोल रहे थे कि हमें वहाँ का कॉन्टैक्ट चाहिए. सो मैं स्क्रीन में आपको वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो. और एक और क्वेश्चन आया था, सॉरी मैं इसी में इंक्लूड कर रही हूँ, एक और क्वेश्चन बहुत सारा आया कि हम दूसरे स्टेट से, हम इस स्टेट से, हम इस स्टेट से हैं, तो हम ये कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं. ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं. हमारे टाइम पे भी मतलब हिमाचल प्रदेश के तो बहुत जगह के हमारे साथ कोचिंग मेट थे जो हमारे साथ पढ़ते थे. तो ऐसे कुछ नहीं है कि आप दूसरे स्टेट से आप नहीं पढ़ सकते. यहाँ दूसरे स्टेट वाले भी आते हैं और एक इस ज्वाइन करते हैं और अच्छा रिजल्ट लेते हैं यहाँ से. मेरे लाइफ का ही फर्स्ट कोचिंग था. तो हम जब आते तो मतलब हमारा माइंड ऐसे नहीं होता कि पढ़ने में पूरा हो जाता है कि हाँ आज से ही हम पूरा ऐसे पढ़ेंगे. सोचते तो है बट वो उतना होता नहीं है. पहले तो मैं 1-2 घंटे में ही, जब हम पढ़ते थे 1-2 घंटे में बहुत थक जाती थी और सीधा फ़ोन चलाने लग जाती थी. बट हमारे कोचिंग वालों को पता था कि अभी बच्चों का कैसा है, कैसा चल रहा है, कैसी स्टेज चल रही है उनकी. फर्स्ट सेकंड मंथ में बोलते थे हमको कि तुम 100+ क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कितना टाइम है, तुम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो. फिर धीरे धीरे जितने मंथ हो तो उनकी स्ट्रैटेजी पहले से डिसाइड रहती थी कि कब हमको क्या बोलना चाहिए बच्चों को, किस टाइम पे बच्चे डाउन हो जाते हैं, हमको कब हम मोटिवेट करें, वो सब उनको पता था. तो हर एक स्टेप वो हमको बताते रहते थे, हम वो फॉलो करते रहते थे. और इस वजह से जितना डेली जो हमारा शेड्यूल था वो बना. पहले हम कम पढ़ते थे, फिर बाद में हम 6-8 ऐसे पढ़ते गए. और लास्ट टाइम पे जब 1 मंथ था हमारा नॉर्थ सेट के रिजल्ट को, तो उस टाइम पे हम ऐसा करते कि 1-1 मिनट हमारे इंपॉर्टेंट था. हम वो जैसे खाना खाते थे, खाना बनाते थे, फटाफट खाना खाते थे, सीधा बैठ जाते थे. कभी ऑफ होता था हमारा, दिन को ऐसे सो जाते थे. बट उस टाइम पे ऐसा था कि नहीं, दिन को भी नहीं आती नींद. कितना भी कोशिश करते थे सोने की, बट वो हमेशा दिमाग में नॉर्थ सेट चलता था, इसलिए दिन को भी नींद नहीं आती थी. जितना पास आपका नॉर्थ सेट आएगा वो आपको इतनी आपकी नींद खुद कम कर देगा. या मैं यही बोलूँगी कि सब अपना अपना टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने का. और मैंने अपना टाइम टेबल बता दिया कि मैं पहले फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ 1-2-3 घंटे ही पढ़ पाती थी, ज़्यादा नहीं कर पाती थी. बट उसके बाद धीरे धीरे जितने हमारे कोचिंग वालों ने हमको गाइड किया, वो मेरा टाइम टेबल बना और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पूरा अपने स्टडी में फोकस किया मैंने. Is congratulations Dee, thank you so much. Currently I am in first year, so it's okay to start preparing for exam now. And in NORCET mostly ask questions from nursing subject like foundation, fundamental questions from anatomy, sociology etc are asked. तो फर्स्ट अगर आपकी जितने भी सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर सेकंड में, उन पे अच्छे से फोकस करोगे कि फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है. वो नॉर्सेट में उसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है फंडामेंटल का. तो अगर आप अपने सब्जेक्ट खुद अच्छे से पढ़ोगे तो वो आपके नॉर्सेट में खुद ही आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी. तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ो. और एनाटॉमी और सोशियोलॉजी भी आती है, बट वो आप ऐसा बोल नहीं सकते कि ज़्यादा आता है कम आता है, क्योंकि कभी कभी वो दे देते हैं एनाटॉमी से, कभी कभी वो नहीं दे. और एनाटॉमी और सोशियोलॉजी थोड़ा कम. हमारे टाइम पे तो सोशियोलॉजी आई नहीं थी. तो जो मतलब जिसका वेटेज रहता है नर्सिंग सब्जेक्ट का, एक तो फंडामेंटल बहुत रहता है, ऑप्स भी रहता है, ऑप्स गाइनी भी रहता है, पीडिया भी रहता है. बट इस बार पीडिया से बहुत कम क्वेश्चंस थे, साइकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन थे. सीजोफ्रेनिया उनका फेवरेट टॉपिक है नॉर्सेट में. तो या एमएसएन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, कम्युनिटी भी बहुत पूछते हैं, मतलब बहुत पूछते हैं. पहले हमें लगता था कि बहुत बोरिंग से लगता था, बहुत बोरिंग से ही लगता था. मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना, उनको इसमें रिसर्च, कम्युनिटी और मैनेजमेंट में बिल्कुल मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता. बट कोचिंग में मैम ने हमको इतने अच्छे से पढ़ाया कि हमने अच्छे से पढ़ा. जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके नॉर्सेट में मेरे, तो मैंने उसको अच्छे से वो किया और सही किया. तो इसीलिए कम्युनिटी भी इंपॉर्टेंट है नॉर्सेट का. इन सब सब्जेक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज रहता है. और बट आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते कि ये इतना इस बार आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी कभी वो सब्जेक्ट जो आप सोचते होंगे ना कि नहीं आता है, वो भी दे देंगे. तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्या है. बट हाँ, जिनका वेटेज है वो मैंने आपको बता दी थी कि इनमें से तो आते ही आते हैं क्वेश्चन. First of all, congratulations for your success. Thank you so much. And now I'm in second year BSc nursing. Okay, if I start to self-study by now itself, it is possible to crack NORCET by 2024. Also for MSN, MSc in nursing in AIMS syllabus is same as NORCET exam syllabus for MSc entrance exam. So सेल्फ स्टडी अगर आप खुद से करो, खुद से जितने भी आपके सब्जेक्ट है अच्छे से रिवाइज करो, उनको बार बार पढ़ो. बुक जो आपको प्रीफर करने के लिए बोलिए, अगर उसको प्रीफर करो तो
या अगर आप सीरियस होंगे उसके लिए तो आप क्रैक कर सकते हो नॉन सेट, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बेसिक सबसे पहले बहुत क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं अभी से उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि वही आपके नॉन सेट एग्जाम में काम आने वाले हैं। और सेकंड, एम्स एमएससी के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें मेनली हमारा रिसर्च और मैनेजमेंट दोनों का वेटेज अच्छा होता है, मतलब अच्छा खासा। आपको रिसर्च और मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ना है अगर आप एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम देने चाहते हो, दे रहे हो। अबाउट नोट्स कि आप नोट कैसे प्रिपेयर करते हो, तो भी मतलब मैंने एक कॉपी, एक डायरी टाइप की बनाई थी, जितने भी जैसे भी मैं जो भी पढ़ती हूँ ना, जैसे पीआर यादव से या किसी से भी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं वो उन्हें मैं लिख लेती हूँ। जो मुझे याद नहीं होते, जो टफ लगता है मुझे, उन्हें लिख देती हूँ। फिर बाद में उस जो डायरी को है पढ़ती रहती हूँ, जब भी टाइम मिलता है पढ़ती रहती हूँ। और साथ साथ कोचिंग के भी जितने भी नोट्स मिलते थे वो भी प्रिपेयर करती थी। वो जब भी कोई सब्जेक्ट का जो भी, जैसे आज एमएसएन का जो हमारा पीरियड है, तो हमारा पूरे दिन एमएसएन ही चलता था, 6-8 घंटे हमारा एमएसएन ही चलता था उस दिन। तो उस दिन जब भी सर आते तो वो हमेशा पूछते, पहले के जितने भी पढ़ा रखा है वो पूछते थे, वो स्टार्टिंग से भी पूछते थे, वो पहले पिछले क्लास से भी पूछते थे। तो हम जब भी उनकी क्लास, जिस टीचर की क्लास हम अटेंड करते थे, तो हम हमेशा उससे पहले का पढ़ते थे। तो इस वजह से हमको वो याद रहता था, मतलब बार बार आप कोई चीज़ पढ़ोगे ना तो आपको वो याद रहता है। तो या ये रही स्ट्रेटेजी कि आप जब बार बार पढ़ोगी तो आपको रिटेन होगा। मेक अ डायरी, मेक अ नोट्स, जहाँ पे आपको वो डिफिकल्ट जितनी भी चीज़ लगे वहाँ पे नोट करो, और सोने से पहले कभी भी आपको टाइम मिले तो उसको बार बार पढ़ो। क्वेश्चन इज कांग्रेचुलेशन दीदी, थैंक यू। सो आफ्टर बीएससी नर्सिंग, फर्स्ट क्वेश्चन, इसके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज, आफ्टर बीएससी नर्सिंग इज बेटर टू जॉइन हॉस्पिटल फॉर एक्सपीरियंस और जॉइन कोचिंग सेंटर फॉर नॉर्सेट एग्जाम, व्हाट टू डू। सो जॉब आपको बाद में मिल जाएगी, प्राइवेट जॉब आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो बेटर है कि आप अच्छे से कोचिंग ज्वाइन करो, अगर आप कर सकते हो। डिपेंड आप पे करता है, आप ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो। नर्सिंग मतलब पास आउट करते हैं तो नॉर्सेट का कुछ ही महीने होते हैं आपको नॉर्सेट के एग्जाम के लिए। तो बेटर है कि आपने जो भी फोर्थ ईयर में पढ़ा होगा, फ्रेशली पढ़ा होगा, और जो आप कोचिंग क्लास में पढ़ोगे फ्रेशली, क्योंकि जॉब के साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा कि आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो और अपना नॉर्सेट का एग्जाम अच्छे से दो और फोकस होके दो। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज टाइम फॉर स्टडी। आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आपका जो स्टडी टाइम टेबल है वो खुद ही बन जाएगा, क्योंकि आप खुद ही धीरे धीरे आप सीरियस हो जाओगे अपने एग्जाम के लिए। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैंने पहले पहले बहुत कम कम पढ़ा, खैर ये सबके साथ होता है। और मेरी तरह अगर आपका ऐसे चंचल मन नहीं है, और तो आप अच्छे से आप पहले से अपने जो भी सिलेबस है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, और धीरे धीरे बाद आप उसके बाद देखना 2-3-4 महीने जब ये मतलब बीतते जाएंगे, आपका जितना भी स्टडी का टाइम होगा वो बढ़ता ही जाएगा। घटना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी बढ़ना चाहिए बस हमेशा। थर्ड क्वेश्चन है, मिस्टेक यू डिड दैट वी वांट टू इन अवर एग्जाम। जब मैं एग्जाम दे रही थी तो मतलब इस बार का सभी ऐसे बोल रहे थे कि हमें मतलब अजीब सा था पेपर। तो जब मैं एग्जाम दे रही थी तो मुझे ऐसा होता कि डर लग रही थी कि जब भी मैं मतलब क्लिक कर रही थी राइट क्वेश्चंस पे कि हाँ ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, मुझे ऐसा होता कि हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। इस बार की जो लैंग्वेज थी ना, जो पेपर का लैंग्वेज था वो बहुत अलग ही थी, मतलब सिंपल नहीं थी, बहुत घुमा के पूछ रखी थी। तो इसलिए उसमें टाइम जा रहा था बार बार, क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ने में बहुत टाइम जा रहा था। तो वो मैंने टाइम उसमें लगाया कि बार बार एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ रही थी, तो उसमें टाइम गया मेरा। तो बेटर है आप पहले एक बार पढ़ो, एक बार में समझ नहीं आए तो दूसरी बार उसको अच्छे से पढ़ो। बट आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, उसको रिव्यू पे छोड़ दो। तो क्योंकि मैं भी बहुत दिमाग लगाती, जैसे वो आ नहीं रहा था तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रही थी, तो उस वजह से वो टाइम जो था वो छूट गया था। वो आप टाइम कहीं और पे भी लगा सकते थे और बचा सकते थे अपना टाइम। तो ये गलती मत करना। और जब एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो तो बस एग्ज़ाम के बारे में ही सोचना, इधर उधर मत सोचना। क्योंकि मैं भी जैसे एग्ज़ाम दे रही थी तो मुझे बहुत डर लग रही थी जब उन्होंने कहा कि 30 मिनट है या 20 मिनट है, और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन मतलब ऐसे थे कि बहुत छूट रखे थे। तो बहुत जल्दी जल्दी फिर मैंने उसको किया, तो मैं बस सोच रही थी कि हो जाएगा, करने का हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मत सोचना, बस आप नॉसेट के एग्जाम में बैठे हो तो 3 घंटे अपने अच्छे से यूटिलाइज करो। किसी के बारे में मत सोचो, बस अपना जो एग्जाम है, जो आपके सामने स्क्रीन है उसको देखो, इसको मतलब उसको पढ़ो अच्छे से 1-2 बार, और राइट टिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाओ। फिर दोबारा उसमें मत देखना जो आपने क्लिक कर दिया। व्हाट इज कट ऑफ एंड यू चूज विच एम्स। सो कट ऑफ हमेशा 100% ही जाती है, मतलब पूरी की पूरी ही जाती है, मतलब ऐसे नहीं जाती कि 99 तो 100% हमेशा कट ऑफ यही जाती है। चूज एम्स तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद काउंसलिंग के लिए आता है। काउंसलिंग में आपको जितने भी एम्स होते हैं वो आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपको डालना पड़ता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो उनमें से आपकी जैसी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग आपको वो एम्स अलॉट होता है। तो ये रहती है उनकी स्ट्रेटेजी। एस्टिमेटेड फीस फॉर नॉर्सेट कोचिंग सेंटर्स। तो सब कोचिंग सेंटर के अलग अलग अपनी फीस होती है, बट जहाँ से मैंने पढ़ा उनका पूरा 5-6 महीने का पैकेज था 21,000, और जो कि अफोर्डेबल है। और कोचिंग सेंटर वो बेस्ट है, आप जब भी जाओगे आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा।
बेस्ट कोचिंग सेंटर जो मुझे लगता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, जितने भी आस-पास से मैंने सुना है और खुद भी मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मैं बोल सकती हूँ कि बेस्ट कोचिंग क्लास है वो, एके इंस्टीट्यूट देहरादून में। तो लगभग स्ट्रैटेजी रहती है कि अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आ रखा है तो आप 150-160 तक जा सकते हो, अगर मीडियम आ रखा है तो 70-80 तक जा सकते हो, और बहुत ईजी आ रखा है तभी भी आप 80-90 तक जा सकते हो, बट कभी भी आप 90 क्रॉस मत करना। मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, बट हाँ, अगर आप श्योर है कि है यही है, यही है, यही है, तो आप जा सकते हो आगे, 190 प्लस भी जा सकते हो। एवरेज की बात करो तो 80-85 तक आप अटेंड कर सकते हो अगर आप श्योर हो। Eligibility criteria for AIMS NACET exam, or is any experience certificate is required for this exam because my sister pursue BSc nursing. So अगर BSc nursing के आप स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एग्जाम दे सकते हो। DNM स्टूडेंट जितने भी होते हैं उनको नॉर्सेट एग्जाम मतलब एम्स में जाने के लिए आपको पोस्ट बेसिक इन नर्सिंग करना पड़ता है। मोर अबाउट योर कोचिंग, तो वहाँ हमेशा मतलब कि आपके टाइम टू टाइम आपके टेस्ट होते थे, सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होते थे, मंथली आपके मॉक टेस्ट होता था, उनका रिजल्ट वो आपको बताते थे। जैसे आप पेपर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे आपके क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितनी नेगेटिव मार्किंग इसमें इस एग्जाम में MSc जो नर्सिंग एग्जाम जितने भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम है, जिसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें हमेशा यही रहता है कि आप नेगेटिव मार्किंग कम से कम करो। वो जो हमारी कोचिंग क्लासेस है वो मतलब ये सब हमको बता देती है कि क्या करना चाहिए, कहाँ पे आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, तो उस वजह से आपको काफ़ी गाइड हुई। सो ऑल क्रेडिट गोज टू माई कोचिंग क्लासेस। थैंक यू। Get a job after doing BSc nursing. What are the important entrance exam for BSc nursing? आप जब BSc nursing कर देते हो तो प्राइवेट जॉब आपको इजीली मिल जाती है। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर से आराम से आप जॉब कर सकते हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि BSc नर्सिंग के बाद आपको जॉब कहीं भी मिल जाती है, आप कभी खाली नहीं बैठते हो। सो सेकंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर BSc नर्सिंग। तो मैं जितने भी एग्जाम है वो सारे यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। जो भी एग्जाम होते हैं वो या कि वो ऑल इंडिया लेवल के होते हैं या कि वो स्टेट लेवल के होते हैं, लिस्ट आउट कर दूंगी, तो आप चेक कर देना कि आफ्टर क्लियर नॉर्सेट एग्जाम वी गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तो आप जब नॉर्सेट एग्जाम जो आप क्लियर कर देते हो, ये सेंट्रल लेवल का होता है, जो जॉब होगी वो गवर्नमेंट ही होगी। So next question is from राजेंद्र नाथ मंडल। Can you tell me the best coaching center in Kolkata? Sorry, मुझे नहीं पता कोलकाता के बारे में। उन्हीं का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। For male candidate you are unreserved जो कैटेगरी होती है, how much cut off in this year NORCET 2022? इस बार नॉर्सेट का जो UR कैटेगरी जो मेल कैंडिडेट है उसकी गई है 1961 समथिंग। अगर कोई भी UR कैटेगरी का है मेल, तो अगर आपकी जो रैंक 2000 के अंडर आई है तो आपका सिलेक्शन किसी भी एम्स में ज़रूर हो जाएगा। Most asked question, which aims you got? So मुझे मिला है, बता दूं? तो मुझे मिला है एम्स पटना, तो नेक्स्ट उन्हीं का क्वेश्चन है, उन्हीं के उसमें अभी उन्हीं के पैराग्राफ में चल रहे हैं। जॉब एंड स्टडी बोथ टुगेदर इज इट पॉसिबल और समहाउ इट इज प्रॉब्लमेटिक? ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। आप जॉब करते हो ना तो आप बहुत थक जाते हो, और जब थक जाते हो तो फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, तो इसीलिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आपके लिए कि जॉब के साथ साथ अगर आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन करें तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वही सजेशन दूंगी जो बार बार दे रही हूँ कि इससे अच्छा कि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, या कुछ भी आपको प्रिपरेशन करनी है, चाहे सेल्फ स्टडी करो चाहे कुछ करो, बट जॉब आप बाद में कर लेना, पहले नॉर्सेट में फोकस करो। नेक्स्ट उन्हीं का फॉर यू आर मेल कैंडिडेट कंप्लीटेड डिटेल्स कैन यू टेल मी फॉर नॉर्सेट 2023? तो यू आर कैटेगरी के लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्सेट का जो रेशो रहता है 80-20 रेशो रहता है, मतलब 80 फॉर गर्ल्स एंड 20 फॉर बॉयज़, तो उनके लिए बहुत टफ हो जाता है ये नॉर्सेट क्रैक करने के लिए। तो अगर आपको कोई एम्स चाहिए तो आपको अंडर 2000 के उसमें आपको रैंक लानी है, और अगर आपको अपना फेवरेट एम्स चाहिए तो अंडर 200, 300, 400, तो आपको ऐसे ही रैंक लानी है। और फॉर गर्ल्स अगर आपको अपना ये एम्स मिले तो उसके लिए आपको 700-800 ऐसे रैंक तो लानी उन्हीं का चल रहा है पैराग्राफ। ओनली 6 month प्रिपरेशन यू गॉट सिलेक्टेड इन एम्स नॉर्सेट? यस, मैंने 4th ईयर के बाद ही नॉर्सेट के बारे में सोचा और नॉर्सेट के एग्जाम के लिए पढ़ा। तो या लास्ट उनका क्वेश्चन,
ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग विच विल बी बेटर फॉर नॉर्सेट 2023। तो मैं हमेशा की तरह यही रिकमेंड करूँगी कि ऑफलाइन कोचिंग बेटर है, क्योंकि आपको वहाँ से डायरेक्ट आपका कम्युनिकेशन रहता है टीचर्स के साथ, उनको पता होता है कि किस बच्चों को कैसे पढ़ाना है, जो आपके लिए बेटर है। अगर आपको कोई सामने से ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपकी गलतियाँ बता रहा है, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपके लिए बेटर होगा और आपके एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको बार-बार मोटिवेट करते रहेंगे और मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, बट मोटिवेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए। ऑफलाइन क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हे कांग्रेचुलेशन मैम, थैंक यू सो मच। किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले उस कोचिंग का हमें क्या-क्या देखना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिससे हम श्योर हो जाएँ कि हम ईज़िली सेलेक्ट कर पाएँगे कोचिंग, और 5 मंथ में हमें कैसे पढ़ना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए नॉसेट 2023 में। प्लीज़ गाइड एंड थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैंने यही मतलब जब भी मैंने मैम से इंटरेक्शन हुआ था, तो मैंने ऐसे ही पूछा था मैम को कि मैम कितने बच्चे एक बैच में कितने बच्चे पढ़ते हैं? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे होंगे ना, तो उतना फिर टीचर्स का भी ध्यान नहीं जाता, और जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा कम हो जाती है अगर ज़्यादा का बैच हो। तो हमारे जो बैच था वो 68-70 तक बैच था, ये मॉर्निंग बैच हमारा 80 तक बैच था, तो इतने ही रहते थे। तो काफ़ी मतलब सही है कि 60-80 इतना बैच आपके लिए मतलब अच्छा है। ख़ास बात वहाँ की क्वालिटी ज़रूर चेक करना, इसीलिए हर कोचिंग क्लास आपको क्या बोलते हैं उसे? मतलब कोचिंग क्लास आपको वो देता है, मतलब भूल गई। 2000 years later. हर कोचिंग क्लास आपको डेमो क्लास देता है, ताकि आप उनके डेमो क्लास लो और उससे मतलब आपको पता चल जाए कि वहाँ का कंटेंट कैसा है, आप श्योर हो जाओ कि आपको इस कोचिंग क्लास से पढ़ना नहीं है पढ़ना। तो डेमो क्लास तो ज़रूर लेना। अगर आपको समझ नहीं आया तो 2-3 कोचिंग क्लास उठा दो, उनके डेमो क्लास ले लो, और फिर आप डिसाइड करना कि आपको कौन-सा कोचिंग अच्छा लगता है और वहीं जाना, जहाँ की क्वालिटी अच्छी हो। कि इसमें ऐसे आ रहा था कि टारगेट हाई और पीआर यादव हमेशा मतलब चेंज होता रहता है। तो टारगेट हाई मतलब होता है, बट हर साल नहीं है कि हर साल वो चेंज हो, वो डिपेंड करता है उन पे, उनके एडिशन पे डिपेंड करता है। और पीआर यादव वो भी चेंज होता है, बट हर साल नहीं होता है चेंज। तो ये डिपेंड ज़रूरी नहीं है कि वो हर साल टारगेट हाई, पीआर यादव इनकी जो बुक है वो रिवाइज़ होती जाती है। कि मतलब जैसे नॉर्सेट का एग्ज़ाम मतलब क्लियर होता है, पता चल जाता है कि एग्ज़ाम आप क्वालीफाई हो गए कि नहीं हो गए। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होता है आपके सबसे पहले आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में आपको पूरा मतलब देना पड़ता है कि आपको फर्स्ट पे कौन से एम्स चाहिए, सेकंड पे, थर्ड पे, अकॉर्डिंग टू योर रैंक उसके हिसाब से आपको वो एम्स अलॉट होता है। कुछ टाइम बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है ऑनलाइन, जो हमारा हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें आपको कुछ चीज़ें अपलोड करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट दे दूँगी कि क्या-क्या आपको अपलोड करना पड़ता है, तो वो सब अपलोड करके फिर आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ऑफलाइन डेट देते हैं, जब आपको वहाँ जाके उस इंस्टीट्यूट में जो भी आपको एम्स अलॉट हुआ है, वहाँ जाके आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। वो सब करके फिर आपको कुछ टाइम बाद वो जॉइनिंग लेटर देते हैं या ईमेल के थ्रू देते हैं कि आपको कब जॉइन करना है। तो विदिन 1 मंथ वो आपको टाइम देते हैं कि आप के बीच जॉइन कर सकते हो। तो ये सब प्रोसेस रहती है आफ्टर रिजल्ट के बाद। कितने साल लग जाते हैं प्योर पीएचडी ये सब करने के लिए? तो सबसे पहले आपको बीएससी नर्सिंग करनी पड़ती है, फिर एमएससी करनी पड़ती है, एमफिल, पीएचडी। तो ये सब करते-करते आई थिंक 10-15 साल लग जाते हैं, क्योंकि 4 साल की तो आपकी बीएससी होती है, फिर 2 साल एमएससी, एमफिल, पीएचडी। तो ये सब आपको 10, 12, 15 तक साल, जितना आपने बीच में गैप लिया हो वो बढ़ते जाएगा साल, तो इतने साल लग जाते हैं आपको। क्वेश्चन आपकी नॉर्सेट में रैंक कितनी थी? सो मेरी रैंक थी 2500 अप्रॉक्स थी। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन ऑनलाइन कैसा होता है? तो ये जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है या एम्स, एमएससी इनका भी एग्ज़ाम होता है, ये सीबीटी बेस पे होता है। तो मेक श्योर कि आप 4th ईयर में हो या 3rd ईयर में हो, तो आप नॉर्सेट दे सकते हो, क्योंकि आपकी ऐसे में सीबीटी में प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि सीबीटी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ऑनलाइन ऑफलाइन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आपका मेन एग्ज़ाम हो उससे पहले आप 2-3 एग्ज़ाम दे दो सीबीटी बेस पे। इज़ रिकमेंडेड चैनल और ऐप्स फॉर बीएससी नर्सिंग। सो जो यूट्यूब में मैंने देखा है, तो सबसे पहले हम जब फर्स्ट ईयर में थे तो मैं डॉक्टर नज़ीर लेक्चर्स थे उनसे पढ़ती थी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे अनाउंस में पढ़ाते थे। निंजा नर्ड करके कोई चैनल है, तो वो भी काफ़ी अच्छे बनाते हैं मतलब बीएससी नर्सिंग के लिए। और बाकी जो होगा मैं आपको वो स्क्रीन पे दे दूँगी। और ऐप की बात करो तो ऐप बहुत सारे हैं बीएससी नर्सिंग के। आप ऐप अभी प्ले स्टोर में जाके बीएससी नर्सिंग या कुछ भी मतलब कि डाल देना, बहुत सारे ऐप खुल जाएँगे आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने तुक्के लगाए? तो तुक्कों का मुझे पता नहीं है कितने तुक्के लगाए, पर हाँ, मैंने जो क्वेश्चन अटेंड किए थे 158 क्वेश्चन अटेंड किए थे, जो कि आई नो काफ़ी कम है, क्योंकि बता दिया है कि जो हमारा इस बार का आया था थोड़ा लैंग्वेज अजीब सा था, मॉर्निंग शिफ्ट में था मेरा, अजीब से था, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लगा वो क्वेश्चंस दोबारा पढ़ने मतलब उस क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ने में, समझने में। इस वजह से मेरा टाइम काफ़ी गया, तो 158 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाई मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मैंने 12th हिंदी मीडियम से की है और मुझे हिंदी ही आती है, तो क्वेश्चन ये बीएससी नर्सिंग हिंदी लैंग्वेज में होगी या इंग्लिश लैंग्वेज में? मैं अभी एडमिशन लूँगी, इसीलिए पूरा डिटेल में पूछ रही हूँ। जब मैंने बीएससी नर्सिंग स्टार्ट की थी अपनी, तो मेरे बहुत सारे मतलब क्लासमेट थे जो हिंदी मीडियम से आए थे। कुछ नहीं होता कि आप जैसे आप एडमिशन लेते हो तो धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश इन सब में आपको आदत हो जाती है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता कि आप हिंदी मीडियम हो और आपको मतलब कैसे इंग्लिश में कैसे कर पाऊँगी, कैसे एग्ज़ाम दे पाऊँगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ वालों ने भी मेहनत की है और इतना कुछ टफ नहीं होता है कि आप नहीं कर पाओगे। एक बार आप एडमिशन लो, आपसे वो हो जाएगा। तो गुड लक। या दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। होप कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट थे, वो सारे क्लियर हो गए हैं और मेरा मुंह तब से थक गया है क्योंकि मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ। जिनको भी कोई भी डाउट हो, उनका क्लियर नहीं हुआ हो, तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता देना है, मैं वहाँ उनके आंसर दे दूँगी। सो या बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ये सब करना मत भूलना, सो ज़रूर करना। बाय।